अरे, एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर उतरने वाले हैं। रोमांटिक लव, यानी रोमानी प्यार के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान क्या है। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई बात करता है, पर इसका जो बायोलॉजिकल एंगल है वो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के लिए हमारा मूल स्रोत है मारियो मिकुलेंसर और फिलिप आर शेवर की एक बहुत ही डिटेल रिसर्च। उन्होंने जॉन बॉल्बी के बिहेवियरल सिस्टम्स अप्रोच पर पूरा एक चैप्टर लिखा है। सही कहा। और इस चर्चा का मेन मिशन यही है कि प्यार जैसे इतने जटिल और कॉम्प्लिकेटेड एहसास को हम थोड़ा साइंटिफिकली समझें, ताकि लोग अपने रिश्तों को एक नए और स्पष्ट नजरिए से देख सकें। हाँ, मतलब थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। तो शुरुआत करने के लिए मैं नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन के एक खत का जिक्र करना चाहता हूँ। ओह, वो खत जो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था। हाँ, वही। फेमैन ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्हें वो खत लिखा था। उसमें वो लिखते हैं कि मैं अब भी तुम्हें आराम देना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। और आगे लिखते हैं कि मौत के बाद भी तुम किसी भी जिंदा इंसान से बेहतर हो। ये सच में बहुत पावरफुल लाइन है। और देखो, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि फेमा एक साइंटिस्ट थे, पर उनका ये खत एक गहरे रिश्ते की सच्चाई दिखाता है। यानी जो पत्नी जिंदा थी तब सेक्स या फिजिकल इंटीमेसी महत्वपूर्ण रही होगी, पर अब तो मौत हो चुकी है। वही तो, मौत ने उस फिजिकल हिस्से को पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर भी खत में हम क्या देखते हैं? एक गहरा जुड़ाव, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, और दूसरे की तकलीफ कम करने की बेचैनी, जिसे केयर गिविंग कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब रोमांटिक लव कोई एक सिंगल जादुई एहसास नहीं है। अटैचमेंट, केयर गिविंग और सेक्स। वेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्यार कोई आसमानी आशीर्वाद नहीं है, बल्कि दिमाग की एक सर्वाइवल वायरिंग है। हाँ, अगर ऐसा है तो आखिर दिमाग इसको प्रोसेस कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की तरफ देखना होगा। बोल्बी के मुताबिक इंसानी व्यवहार कुछ खास न्यूरल प्रोग्राम्स से चलता है। उन्हें बिहेवियरल सिस्टम्स कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इन सिस्टम्स को रन करता है? हाँ, देखो, शुरुआत होती है अटैचमेंट से। इंसान का बच्चा पैदा होते ही खुद का ख्याल नहीं रख सकता, तो दिमाग ने एक सिस्टम बनाया जो खतरा होने पर हमें किसी सुरक्षित इंसान के पास भागने पर मजबूर करता है। सही बात है। और दूसरा सिस्टम? दूसरा है केयर गिविंग। अगर बच्चा रो रहा है और बड़े इंसान का दिमाग उस रोने को सुनकर बेचैन ना हो, तो प्रजाति तो वहीं खत्म हो जाएगी ना। तो दूसरों की मदद करने और शांत करने के लिए केयर गिविंग विकसित हुआ। और तीसरा तो जाहिर है सेक्स और प्रजनन से जुड़ा होगा। हाँ, वही सेक्स सिस्टम, जिसका काम प्रजनन और आकर्षण बनाए रखना है। ये तीनों बिल्कुल अलग प्रणालियां हैं, पर रोमांटिक रिश्ते में एक साथ आकर कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रहा था इसे एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोचिए। अच्छा, ओएस एनालॉजी, ये बहुत बढ़िया तरीका है समझने का। हाँ, देखिए, मान लीजिए एक फोन का ओएस है और उसमें 3 अलग-अलग ऐप्स चल रही हैं: अटैचमेंट, केयर गिविंग और सेक्स। हर ऐप का अपना एक अलग काम है। राइट। पर सब एक ही फोन की बैटरी और मेमोरी इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल वही। तो अगर एक ऐप बैकग्राउंड में क्रैश होती है तो पूरा फोन ही हैंग हो सकता है, बाकी दोनों ऐप्स भी शायद ठीक से काम ना करें। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। और इन 3 ऐप्स में से जो सबसे जरूरी ऐप है, जो सबसे ज्यादा पावर खाती है, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट ऐप इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका मूल लक्ष्य फेल्ट सिक्योरिटी, यानी सुरक्षित महसूस करना है। दुनिया से थक कर जब कोई वापस आता है तो वो अपने पार्टनर में एक सेफ हेवन ढूंढता है। जब दिमाग को ये सुरक्षा मिल जाती है, तब उसका थ्रेट डिटेक्शन शांत हो जाता है और उसके बाद ही बाकी ऐप्स यानी केयर गिविंग ठीक से चल पाती हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जरूरी तो नहीं कि हर किसी को जिंदगी में ये सुरक्षा मिले। किसी के बचपन में या पिछले रिश्तों में अगर सुरक्षा नहीं मिली तो? हाँ, ये एक ठोस परेशानी है। जब किसी को सीधे रास्ते से सुरक्षा नहीं मिलती, तो दिमाग 2 तरह की सेकेंडरी स्ट्रैटेजीज अपनाता है, नकारात्मक रणनीतियां। तो डिफॉल्ट रूप से उनका अटैचमेंट ओएस गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। पहली स्थिति को हाइपर एक्टिवेशन कहते हैं, जिसे आम भाषा में एंग्शियस अटैचमेंट कहा जाता है। इसमें इंसान हर वक्त परेशान रहता है। उसका रेडार हमेशा हाई अलर्ट पर होता है। मतलब उन्हें हमेशा डर लगता है कि उनका साथी उन्हें छोड़ देगा। हाँ, वो प्यार पाने की पूरी कोशिश करते हैं, पार्टनर के बहुत करीब रहने की जिद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अकेलेपन का मतलब मौत है। ओह वाओ! और दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी है डीएक्टिवेशन,
या अवॉइडेंट अटैचमेंट, जब इंसान को बार बार सिखाया जाता है कि उसकी ज़रूरतों को अनदेखा किया जाएगा तो वो दिमाग का पावर सप्लाई ही कट कर देता है। पावर सप्लाई कट यानी वो वल्नरेबिलिटी से बचने लगते हैं। हाँ, वो अपनी ज़रूरतों को दबा देते हैं, खुद पर ही निर्भर रहने की कोशिश करते हैं और इमोशनल दूरी बना लेते हैं। एक पत्थर की दीवार बन जाती है। ये तो सच में प्रॉब्लम है। अब जब हमें पता है कि ये अटैचमेंट की नींव कच्ची हो सकती है, तो चलिए रिपल इफेक्ट पर आते हैं। रिपल इफेक्ट मतलब दूसरे सिस्टम्स पर इसका असर। हाँ, ठीक वही। अगर अटैचमेंट ओएस हाइपर एक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड है, तो इसका असर प्यार के बाकी दो हिस्सों यानी केयर गिविंग और सेक्स पर कैसे पड़ता है? देखो, एक सिक्योर इंसान एक अच्छा केयरगिवर बन सकता है क्योंकि वो दूसरे की तकलीफ समझता है, लेकिन एक एंग्शियस इंसान जब दूसरे की तकलीफ देखता है तो सहानुभूति की जगह उसका अपना पर्सनल अलार्म बजने लगता है। वेट, एक सेकंड, मतलब वो परेशान हो जाता है कि कहीं इसका असर उनके रिश्ते पर तो नहीं पड़ेगा? एग्जैक्टली। और इस डर की वजह से उनका केयर गिविंग इंट्रूसिव यानी दखल अंदाजी करने वाला हो जाता है। वो दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के डर को शांत करने के लिए उन पर हावी हो जाते हैं। अरे, तो जो लोग बार बार पूछते हैं तुम ठीक हो ना, वो शायद अपना पर्सनल डिस्ट्रेस शांत कर रहे होते हैं। और एवॉइडेंट लोग केयर गिविंग में क्या करते हैं? एवॉइडेंट लोग तो बस दूर भागते हैं। उनका दिमाग किसी भी इमोशनल इंटीमेसी को खतरा मानता है। जब उनका पार्टनर परेशान होता है तो वो केयर देने के बजाय फिजिकल और इमोशनल दूरी बना लेते हैं। ये तो केयर गिविंग की बात हुई। अब इसका असर सेक्स पर कैसे पड़ता है? सेक्स और अटैचमेंट का कनेक्शन बहुत गहरा है। एवॉइडेंट लोग सेक्स का इस्तेमाल सिर्फ फिजिकल प्लेजर या पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं ताकि इंटीमेसी से बचा जा सके। अच्छा, वो इमोशंस और सेक्स को बिल्कुल अलग कर देते हैं। और एंग्शियस लोग? एंग्शियस लोग सेक्स का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, पार्टनर को खुद से बांधे रखने और अकेलेपन से बचने के लिए, चाहे वो उस वक्त सेक्स चाहते हों या नहीं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर किसी रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी या एक दूसरे का ख्याल रखने में समस्या आ रही है, तो वो सेक्स की प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या हम इसे अटैचमेंट की प्रॉब्लम कह सकते हैं, जो बस एक नया रूप लेकर सामने आ रही है? सही बात है। इसे ही मनोविज्ञान में इंटर सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बेडरूम के झगड़े दरअसल वही छुपी हुई अटैचमेंट और सुरक्षा मांगने की लड़ाई होते हैं। एक इमोशनल सुरक्षा मांग रहा है, दूसरा उससे भाग रहा है। ठीक है, ये तस्वीर तो काफी डार्क हो गई। यहाँ चर्चा में थोड़ी उम्मीद की किरण लाते हैं। क्या कोई रिवर्स लूप जैसा सिस्टम भी है? रिवर्स लूप से आपका मतलब है ठीक करने वाला प्रोसेस। हाँ, अगर खराब अटैचमेंट बाकी दोनों एप्स को खराब करता है, तो क्या अच्छा सेक्स या अच्छी देखभाल एक टूटे हुए अटैचमेंट को ठीक कर सकती है? स्रोत इस पर एक बहुत ही पॉजिटिव जवाब देता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमारा दिमाग नए अनुभवों से खुद को ठीक कर सकता है। इस पर गिलाद का एक दिलचस्प शोध है। ओह, वो लैब वाला एक्सपेरिमेंट? हाँ, उन्होंने लोगों को अविचेतन यानी सबलाइमिनल रूप से नग्न तस्वीरें दिखाईं। इसे सेक्सुअल प्राइमिंग कहते हैं। तस्वीरें इतनी तेजी से फ्लैश हुईं कि लोगों को कॉन्शियसली पता भी नहीं चला। वेट, तस्वीरें कॉन्शियसली पता भी नहीं चली? फिर इसका अटैचमेंट पर क्या असर हुआ? असर बहुत बड़ा था। इस सेक्सुअल प्राइमिंग ने उन्हें अटैचमेंट सिक्योरिटी की तरफ धकेल दिया। वो लोग टास्क्स में दूसरों के सामने खुद को खोलने और रिश्ते में समझौता करने के लिए अचानक से ज्यादा तैयार दिखे। ओह वाओ, मतलब सेक्सुअल सिस्टम एक्टिवेट होने से दिमाग को ऑटोमेटिकली सुरक्षा महसूस हुई। हाँ, क्योंकि डोपामीन और ऑक्सीटोसिन एमिग्डाला को शांत कर देते हैं। और असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। मिज़राही का शोध बताता है कि लिंग यानी जेंडर के आधार पर इसमें फर्क होता है। अच्छा, किस तरह का फर्क? महिलाओं में अटैचमेंट सुरक्षा तब बढ़ती है जब उनका पार्टनर उनके प्रति सेक्सुअल डिजायर दिखाता है। दूसरी तरफ पुरुषों में सुरक्षा तब बढ़ती है जब उनकी पार्टनर इमोशनल इंटीमेसी दिखाती है। ये तो सच में अजीब पर लॉजिकल है। और केयर गिविंग का क्या रोल है इस रिपेयर प्रोसेस में, अगर कोई वॉलंटियर करे तो? हाँ, जब एंग्शियस लोग दूसरों की मदद करते हैं या वॉलंटियरिंग करते हैं तो उनका ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, उनकी खुद की वैल्यू बढ़ती है और उनका सेल्फ फोकस कम हो जाता है। धीरे धीरे उनका इनसिक्योरिटी ठीक होने लगता है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें, तो ये साबित होता है कि हम सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के गुलाम नहीं हैं, सॉफ्टवेयर को टोटली अपडेट कर सकते हैं। तो इन सब के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि द अल्टीमेट लव ट्रायंगल आखिर कैसा दिखता है?
जब ये तीनों सिस्टम्स एक साथ ठीक से काम करते हैं? इसे समझने के लिए स्टर्नबर्ग के ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव को देखना होगा। स्टर्नबर्ग कहते हैं प्यार का ट्रायंगल 3 चीजों से बनता है। इंटीमेसी यानी अटैचमेंट, कमिटमेंट यानी केयर गिविंग और अटैचमेंट का मिक्स, और पैशन यानी सेक्स। और जब ये तीनों प्रॉपर्ली अलाइन होते हैं तो क्या होता है? तो म्यूचुअल साइक्लिकल ग्रोथ पैदा होती है, यानी एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। जैसे कि एक अच्छा कदम दूसरे अच्छे कदम को ट्रिगर करे। हाँ, मान लो एक इंसान अपनी परेशानी बताता है और दूसरा बिना सोचे समझे पूरी सहानुभूति से जवाब देता है। इससे पहले इंसान का ट्रस्ट बढ़ता है। और वो ट्रस्ट बढ़ने से वो और ज्यादा कमिट करता है, राइट? एग्जैक्टली, ये साइकिल आगे बढ़ता है। सिक्योर लोग कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ों के दौरान भी स्नेह दिखाते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जबकि इनसिक्योर लोग शायद अग्रेशन या विड्रॉल का रास्ता अपनाते हैं। हाँ, वो चिल्लाते हैं या फिर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो थ्रेट रेडार का डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है। तो इस सारी डीप डाइव को अगर हम समेटें, रोमांटिक प्यार सिर्फ एक जज्बात नहीं है, ये हजारों सालों के विकास का नतीजा है, जहां अटैचमेंट, केयर गिविंग और सेक्स एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। सही कहा। इंसानों को अपने झगड़ों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गुस्से के पीछे शायद सिर्फ अटैचमेंट ओएस की हाइपर एक्टिवेशन छुपी हुई है। बिल्कुल। जब किसी को पता चल जाए कि उनका साथी उनसे नफरत नहीं कर रहा बल्कि अपने बचपन के डर से डील कर रहा है, तो चीजें सुलझाना आसान हो जाता है। और इसी बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा अलग सवाल खड़ा होता है, जो स्रोत में डायरेक्टली नहीं है पर चर्चा से जरूर निकलता है। अच्छा, वो क्या? सोचो, अगर हमारा प्यार, हमारे रिश्ते और दुख सिर्फ इन 3 बायोलॉजिकल और बिहेवियरल सिस्टम्स का एक ठोस फॉर्मूला है, तो आने वाले कल में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी इन तीनों को बिल्कुल इंसानों की तरह सिम्युलेट करना सीख लेगी, मतलब एआई हमें सुरक्षा और पैशन दोनों दे, हाँ, वो एआई हमारी जरूरतों पर परफेक्ट एम्पैथिक रिस्पॉन्स देगी, तो क्या हमारा बायोलॉजी, हमारा दिमाग इंसान और मशीन के बीच का फर्क सच में पहचान पाएगा? या फिर क्या हम वाकई मशीन्स के प्यार में गिरने लगेंगे क्योंकि वो तीनों प्रोग्राम्स बिना किसी फ्लॉ के चलाएंगे? ओह वाओ, ये एक बहुत ही हैरान करने वाला विचार है। रिचर्ड फाइमन ने अपनी पत्नी के जाने के बाद उन यादों में अटैचमेंट ढूंढा था। क्या पता फ्यूचर में कोई अपने एआई साथी के लिए वैसा खत लिख रहा हो। श्रोताओं को इस विचार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये वाकई दिमाग को हिला देने वाला थॉट है।